अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सर, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया है कि हर रोज़ एक सवाल आएगा, टेक्निकल सवाल आएगा, एग्ज़ाम लेवल से ऊपर का सवाल आएगा, तो ये भी मैंने दिया था। अब होपफुली देखते हैं कि कितने बच्चों ने सही किया, कितने बच्चों ने गलत किया। आए जी रीड कर लेते हैं। IFRS 9 के रिलेटेड है एंड यू कैन कॉल इट अ बेंचमार्क क्वेश्चन रिवाइज करने के लिए। इसमें बहुत सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं। इधर हमने कहा पंकज लिमिटेड इशूड 10,000 बॉन्ड्स एंड 5,000 टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, यानी दो सिक्योरिटीज इशू हुई हैं। यहाँ पे लिख देते हैं दो सिक्योरिटीज इशू हुई हैं ऑफ ₹100 ईच, यानी ये हो गई सर इसकी फेस वैल्यू। ऐसा ही है। आगे बॉन्ड्स एंड TFCs वर इशूड ऑन January 1, 2021 एंड July 1, 2021 रिस्पेक्टिवली। यानी यहाँ पे ये जो बॉन्ड और TFC इशू किए गए हैं वो जनवरी और जुलाई 2021 में किए गए हैं, यानी एक साल के शुरू में एक साल के बीच में। आगे देखते हैं। वो कह रहा है बॉन्ड्स जो हैं, स्पेसिफिकली बॉन्ड्स की बात करता है, वो रिटर्न कैरी कर रहे हैं 10% का पर एनम। अच्छा, अगर ऐसे सवालात को हैंडल करना हो ना, तो आप दो सिक्योरिटीज़ की अकाउंटिंग है तो दोनों सिक्योरिटीज़ को अलग अलग केटर करो। आगे 10% का कूपन है, सही है जी, 10% का कूपन है। इंटरेस्ट इज हाफ ईयरली पेएबल फ्रॉम 31 दिसंबर 2021। इसका मतलब ये है कि 6 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री है। क्योंकि देखो ना, अगर जनवरी है तो ऑब्वियस सी बात है यार, अगर इसमें रीपेमेंट होनी है और हाफ ईयरली होनी है तो पहली पेमेंट तो 30 जून पे हो जानी चाहिए थी। तो यानी वो 31 दिसंबर से शुरू कर रहा है, तो बाकी है इंटरेस्ट फ्री। एक जो आपका सेमी एनुअल की जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो फ्री है, ये भी याद रखना है आपने। एंड रिडीमेबल ऑन 31 दिसंबर 2023। तो लेट अस राइट इट डाउन कि भाई इसके अंदर 31 दिसंबर 2023 पे ये पार वैल्यू पे रिडीम होगा। तो 21, 22, 23, सर ये जो बॉन्ड है ना, ये 3 सालों की कहानी है। 3 इयर्स के लिए ये इशू किया गया है। आगे फिर वो कहता है हाउएवर TFCs आर रिडीमेबल ऑन 30 जून 2024 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर TFC। अच्छा, अब अगर इसका रेट नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब है कि सर ये है ज़ीरो कूपन। ये जो है भाई, ये है ज़ीरो कूपन, यानी आज आप कम पैसे लेंगे और आगे आप जाके ज़्यादा पैसे देंगे। यानी बाज़ होकर जैसे गवर्नमेंट ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं ना, वो भी यही होता है। आज हम कम डिस्काउंट पे पैसे देते हैं, हमें गवर्नमेंट बाद में ज़्यादा पैसे देती है। तो ये भी यही हिस्सा है, यानी इस कंपनी ने लोगों से पैसे लिए कम, वापस देगी ज़्यादा। जो जो बाकी है वही टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। तो आया कि आपसे वो एग्जामिनर इंटरेस्ट निकलवाएगा या दे देगा, देखते हैं इसमें दिया हुआ या नहीं दिया हुआ। फिर बोल रहा है PL की इंटेंशन है कि वो इन्वेस्ट करेगा प्रोसीड्स फ्रॉम बॉन्ड्स, जो बॉन्ड्स हैं, इन अ फाइनेंशियल एसेट विच BL कैरीज एट फेयर वैल्यू थ्रू PNL। यानी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया था अकाउंटिंग मिसमैच का। अकाउंटिंग मिसमैच का मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया था भाई, कि अगर आप कोई फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसको आप रख रहे हैं सर फेयर वैल्यू थ्रू PNL पे, और आप ये जो पैसे इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे वो इससे करेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी से। फाइनेंशियल लायबिलिटी से तो मुझे एक बात बताओ कि फाइनेंशियल लायबिलिटी से इसको आप फंड कर रहे हैं, तो टेक्निकली अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे जाते हैं, मैंने बहुत डिटेल में कराया है, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं, फिर रिपीट कर रहा हूँ, लेट्स से फाइनेंशियल लायबिलिटी है ना आपकी, तो आपने जो बॉन्ड इशू किए हुए हैं मेरे बच्चों, तो ये बॉन्ड जो इशू किए हुए हैं आपने, लेट से मार्केट में रेट ऊपर जाते हैं तो आपके बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाती है। पर आपने इसी पैसे से इन्वेस्टमेंट की हुई है ना, इसी पैसे से इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो अगर आपने इसी पैसे से कहीं आगे इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे सोच के बताना कि अगर 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 अगर
तुमने मार्केट में अपने बॉन्ड इशू किए हुए और मार्केट में रेट्स ऊपर चले जाते हैं, तो तुमने तो अपने बॉन्ड की रेट जो ऑफर किया हुआ है वो कम किया हुआ है, तो तुम्हारे बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, तो तुम्हें यहाँ पे हो जाएगा गेन, एक फेयर वैल्यू गेन। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बॉन्ड की वैल्यू कम हो गई ना, क्योंकि अब जब तुम्हारा बॉन्ड कोई और बंदा जो तुम्हारा इन्वेस्टर था, जो तुम में इन्वेस्ट करके तुम्हें पैसे देके बैठा हुआ था, अब वो किसी और को बेचने जाएगा तुम्हारे बॉन्ड, तो सस्ते बिकेंगे, तो तुम्हारी लाइबिलिटी कम हो गई। अगर आज ही सेटल करने जाओगे तो सस्ती सेटल होगी लाइबिलिटी, पर एट द सेम टाइम जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो यहाँ पे आपको इसी से इन्वेस्ट किए गए पैसे पे लॉस हो जाएगा ना। तो वो ये कहता है कि यार ये नहीं करना कि इसको अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखो और इसको पीएनएल पे, ऐसा नहीं हो सकता, तो इसको मैच करना पड़ेगा। तो इसको भी उठा के आप फाइनेंशियल लायबिलिटी को भी किस पे रखेंगे आप? पीएनएल पे। तो ये बड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है सवाल के अंदर जो कि आपने पिक करना बहुत लाजमी था। अकाउंटिंग में स्मैश नहीं होना चाहिए, नहीं, जिस लायबिलिटी के पैसे से आपने फाइनेंशियल एसेट खरीदा है, अगर आप उसको फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रख रहे हैं तो इस लायबिलिटी को भी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रखें। उसकी लॉजिक मैंने भी पूरी क्लैरिटी से सिखाई है, वापस से सिखाई है, जीरो से सिखाई है कि यार ये इसलिए होगा क्योंकि अगर आपने बॉन्ड इशू किए हुए हैं, लोगों से पैसे लिए हुए हैं, तो वो लोग आपके इन्वेस्टर हैं। अगर मार्केट में दूसरे लोग ज़्यादा इंटरेस्ट वाला बॉन्ड इशू कर रहे हैं तो आपके बॉन्ड की वैल्यू नीचे आ गई है। तो एक बंदा बोलेगा यार मैं आज ही इसको दफ़ा करता हूँ, सेटल करता हूँ, तो आपके बॉन्ड सस्ते में सेटल होगा। अगर लायबिलिटी 100 रुपये की पड़ी हुई है तो हो सकता है 95 में सेटल हो जाए, तो आपको तो फ़ायदा हो गया। पर एट द सेम टाइम आपने इसी पैसे से इन्वेस्ट भी किया हुआ है ना, तो अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट ऊपर गए हैं तो आपने भी जहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको वहाँ पे नुकसान हो गया। तो एक जगह फ़ायदा, एक जगह नुकसान, ये मिसमैच नहीं होना चाहिए ना। यानी यहाँ पे आप लॉस बुक कर रहे हैं, यहाँ पे गेन भी तो था, तो इसको उठा के इधर ले आओ, इसको भी पीएनएल पे रखो, उसको भी पीएनएल पे रखो, ताकि ऑफसेट हो जाए। बात समझ आती है? तो दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मिसमैच। मिसमैच नहीं होना चाहिए। आगे जी, तो हमने कहा सर ये कंक्लूड कर लिया हमने कि ये जो बॉन्ड्स हैं वो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रहेंगे। अच्छा भाई, फिर वो कह रहा है ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो बॉन्ड की गई है बाय पीएल इज 1.5%। फेयर वैल्यू ऑफ दीज बॉन्ड्स एज एट 31 दिसंबर 2021 N22 105 और 97 पर बॉन्ड है, और इफेक्टिव कॉस्ट दी हुई है 2.8612। ये टीएफसी के लिए, क्योंकि ये जीरो कूपन है, इस पर सिर्फ इंटरेस्ट बुक होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, और आखिर में जाके पैसे दे देंगे हम, कहानी खत्म। फिर वो कह रहा है 2022 में जो आपकी फेयर वैल्यू डिक्रीज हुई है उसमें आपका अपना क्रेडिट रिस्क भी था, तो उसका चेंज कहाँ जाता है बच्चों? ओसीआई में। ये भी मैंने आपको बताया था। आए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम बॉन्ड की अकाउंटिंग करते हैं। सही है जी सर। बॉन्ड के अंदर हमारे पास फेस वैल्यू कितनी है भाई? हमने कहा 10,000 इंटू 100, ये आ गया सर 10,000 इंटू 100। तो सर ये आ गया हमारे पास 1 मिलियन का अमाउंट, ये आ गया। अच्छा भाई, इसके ऊपर क्या कोई प्रीमियम वगैरह कोई चक्कर ऐसा है? अभी देख लेते हैं ताकि कोई चीज़ मिस नहीं हो जाए। अच्छा भाई, बॉन्ड्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2.5 पर बॉन्ड। प्रीमियम है 2.5 इंटू 10,000, 25,000। तो ये आ गया हमारे पास भाई 1025,000,000। ये आ गया 1025,000,000। इसको मैं कहूँगा भाई ये है फेयर वैल्यू, ये है फेयर वैल्यू। अच्छा भाई, इसमें फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लगी है, इसमें फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लगी है 1.5 की। सर वो 1.5% ऑफ 1025,000,000 होगा 15,375। इसको हमने लेस किया तो आपके जेब में कितने पैसे आए होंगे? 1025,000,000 माइनस दिस 100,9625, 100,9625।
तो हमने कहा कि सर अगर रीचेक करना चाहें कि कहीं गलती तो नहीं हो गई कैलकुलेशन में, तो यूँ कर सकते हैं ना कि 100 रुपये की फेस वैल्यू थी, इसके ऊपर 2.5 आपने जो है वो प्रीमियम चार्ज किया, इसमें से आपने लेस करा दिया 102.5 का 1.5%, और ये जो भी आंसर आएगा, ये जो भी आंसर आएगा मेरे बच्चों, आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 10,000 से। तो हमने कहा 102.5 पे ये हमने लगाया, ये आ गया, तो 102.5 माइनस दिस, ये आ गया 100,9625 9625। इसको अगर मैं 10,000 से मल्टीप्लाई करूँ तो यही आता है एग्जैक्ट, मतलब सही किया अब तक। ओके सर, डे 1 की एंट्री बनेगी आपकी, और डे 1 यहाँ पे है जनवरी 1, कब इशू हुआ है भाई? 2021। कैश आपको मिला है भाई 100,9625, सही है जी। यहाँ पे आपके पास आ गया ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट, कितने से? 15,375, और आपके पास बॉन्ड पेएबल क्रेडिट हो जाएगा फेयर वैल्यू पे, नॉट ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेस करके फेयर वैल्यू पे, ये रहा, क्योंकि ये पीएनएल में चार्ज हो जाती है 1,025,000। तो अगर आप 1,025 यानी 1,00,9,625 में 15,375 ऐड करेंगे तो देखिए आपकी एग्जैक्ट एंट्री मैच होती है। अच्छा भाई, अब सर क्योंकि मैंने आपको सिखाया फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में कुछ भी अमोर्टाइज नहीं होता, सिंपल फेस वैल्यू पे इनकम बुक होगी, दैट्स इट, नथिंग हैज़ टू बी डन मोर। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि जब मैं 31 दिसंबर 2021 पे आया, 31 दिसंबर 2021 पे आया, तो मैंने एक एंट्री बनाई होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। कैसे सर? 1 मिलियन की फेस वैल्यू पे 10% का कूपन 6/12। सर 6/12 क्यों? सेमी एनुअली है, हाफ ईयरली पे हो रहा है, हाफ ईयरली पे हो रहा है। तो मुझे बताओ, पहली बार पे कर रहा हूँ ना, वो भी दूसरे हाफ का, क्योंकि पहला हाफ तो वैसे ही एग्जाम था आपके लिए, आपको तो देने ही नहीं थे पैसे। तो हमने कहा कि अगर मैं 1 मिलियन को, ये आ गया हमारे पास 1 मिलियन का 10% डिवाइड बाय हाफ, तो ये आ गया 50,000। सर वो अमोटाइज क्यों नहीं किया प्रीमियम? भाई वही बात ना, कभी भी सेटल हो सकता है, क्योंकि वो जो एसेट है उसके लिए लिया हुआ है ना, कभी भी सेटल हो सकता है, मिसमैच नहीं होना चाहिए, सिंपल। तो हमने कहा सर इसके अलावा 31 दिसंबर पे फेयर वैल्यू देखें जाके, तो हमारे पास मेरे बच्चों 31 दिसंबर पे फेयर वैल्यू आती है 105, 105 आती है। ओके, तो हमने कहा हमारा जो हिसाब किताब है पर सिक्योरिटी का वो इस पे रखा हुआ है, इस पे नहीं रखा हुआ बल्कि इस पे रखा हुआ है फेयर वैल्यू पे, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो आप लोगों ने एक्सपेंस आउट की थी, ये रहा, इस पे रखा हुआ है 102.5 पे। तो मैंने यहाँ पे 102.5 में से माइनस किया 105, तो मेरे पास 2.5 पर बॉन्ड का लॉस आ गया। लॉस आ गया सर, वैल्यू तो बढ़ गई हो भाई, आपकी लायबिलिटी बढ़ गई ना। अगर आज कोई सेटल करने आएगा तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो आपने कहा कि भाई 102.5 माइनस 105 करूँ तो ये हो गया 2.5, और 2.5 के लॉस को मैं 10,000 बॉन्ड से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ गया 25,000। तो आपने कहा सर फेयर वैल्यू लॉस डेबिट और बॉन्ड पेएबल क्रेडिट 25,000। अब आपकी लायबिलिटी अपडेट हो गई, आपने रखी हुई कितने पे थी? इस पे, इससे इन्हांस होके हो चुकी है भाई 25,000, इसमें डाल दोगे तो वो बैलेंस शीट का अमाउंट आ जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। अच्छा भैया अब आगे चलते हैं। हमने कहा अब मैं आ गया 31 दिसंबर 2022 पे। अगर मैं 2
हाफ की एक साथ एंट्री बनाऊं तो आपको कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। चलें अगर हम इवेंट बाय इवेंट भी चलें तो मैं सबसे पहले आता हूं 30 जून 2022 पे। उस पर आपने कैश क्रेडिट करना है और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करना है सर 50,000 रुपये से, अगेन सिंपली कूपन। और अब वापस से आपने यहाँ पे 31 दिसंबर 2022 पे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है 50,000 रुपये से। सब फिर यहाँ पे फेयर वैल्यू एक्सरसाइज होगी। अब आपके बॉन्ड की कैरिंग अमाउंट पर बॉन्ड है 105, मार्केट में हो गया 97, यानी आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू गिर गई है। अच्छा, अब एक तो मार्केट की वजह से गिरनी अलग बात है, पर आपकी अपनी हरकतों की वजह से भी, क्योंकि आपका क्रेडिट रिस्क ख़राब हो गया। क्रेडिट रिस्क का मतलब ये है कि भाई आपने डिफ़ॉल्ट किया होगा कुछ पेमेंट करने में, तो लोगों में आप में विश्वास करना कम कर दिया, तो आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू गिर गई। तो ये तो फ़ायदा हो गया भाई, फ़ायदा तो हो गया, पर जो आपकी अपनी हरकतों की वजह से आपकी वैल्यू गिरी है, उस केस के अंदर आप गेन तो बुक करेंगे पर ओसीआई में जाएगा, वो पीएनएल में जेन्युइन गेन नहीं है। जेन्युइन गेन कब होता? जब मार्केट में लोग ज़्यादा ऑफर कर रहे हों और मार्केट चेंज होने की वजह से आपको फ़ायदा हो जाए, दैट मेक सेंस, वो पीएनएल में जाना चाहिए। अदरवाइज़ आपके अपने बढ़ने की वजह से जो हुआ है वो पीएनएल में जाना नहीं चाहिए। तो हमने कहा कि भाई 105 माइनस 97 आ गया 8 पर बॉन्ड। तो हमने कहा कि यार अब यहाँ पे पहले तो मैं ये देख लूँ कि टोटल लॉस कितना है 80,000 का। तो हमने कहा कि भाई बॉन्ड गेन, बल्कि लॉस कह रहा हूँ, बॉन्ड पेएबल 80,000 रुपये से डेबिट। ओसीआई कितना कह रहा है वो आपके अपने क्रेडिट रिस्क की वजह से कितना आ रहा है 50,000, और पीएनएल में कितना चला गया भाई 30,000। दिस इज़ द जेन्युइन वन, जाना भी चाहिए। आई होप आपको बॉन्ड की अकाउंटिंग क्लियर होगी। अच्छा, अब हमने कहा कि सर अब हम अकाउंटिंग कर लेते हैं टीएफसी की। अब हम अकाउंटिंग कर लेते हैं टीएफसी की। कुछ भी नहीं है, ज़ीरो कूपन है, इंटरेस्ट बुक करते रहो करते रहो करते रहो, ग्रो होता रहेगा, कहानी दैट्स इट, ख़त्म हो जाएगी। आगे मुझे एक बात बताएं मेरे बच्चों, यहाँ पे ये टीएफसी इशू हुआ है, ये टीएफसी इशू हुआ है 1 जुलाई 2021 को। सही है जी। रिडीम कब होगा भाईजान? रिडीम कब होगा? रिडीम कब होगा? ये रिडीम होगा आपका, अल्लाह भला करे, ये हो गया एना रिडीमेबल है 31। हाउ टीएफसीज आर रिडीमेबल ऑन 30 जून 2024, यानी 22, 23, 24, ये भी 3 सालों का हिसाब किताब है। चलें, अब हमने कहा प्रीमियम एट अ प्रीमियम, यानी फॉर एग्जांपल देखो इसमें यही है ना कि टीएफसी जो है आज आपने डिस्काउंट पे इशू किए हैं, आज आपने डिस्काउंट पे इशू किए, आगे जाके पैसे ज़्यादा देंगे, पर बीच में कुछ भी नहीं देंगे, ज़ीरो कूपन है। तो हमने कहा सर पहले तो ये देख लें इशू कितने हुए हैं 5,000। तो मैंने कहा अगर मैं 5,000 टीएफसीज को 100 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ गया 5 लाख। ये हो गई फेस वैल्यू। सर मैंने तो इसको डिस्काउंट पे इशू किया है। हाँ भाई मुझे पता है डिस्काउंट पे इशू किया है, तो सर ये डिस्काउंट जो आपके पास आ रहा है 10% आ रहा है, यही तो सामने वाले की कमाई, ये पागल थोड़ी ना आपको पैसे दे रहा है। इशू एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तो आपने कहा ये आ गया 50,000। 5 लाख का 10%, 450। फिर इसको रेस करने के लिए आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की, 4,50,000 इंटू 1.5%, यह आ गया 6,750। आपने कहा 6,750, तो आपने कहा 4,50,000 माइनस 6,750,
क्या क्या 443250 443250 ये आ गया हिसाब किताब। चलें जी, हमने कहा कि सर डे 1 पे आपकी एंट्री बनेगी कैश डेबिट TFC पेबल क्रेडिट 443250। सर ये तो है ही अमोटाइज कॉस्ट, क्योंकि हेल्ड टिल मेच्योरिटी, आखिर में वो पैसे वापस करने ना, तो आपकी ये अमोटाइज कॉस्ट पे आ जाएगा। अच्छा भाई, अब अगर मैं 2021 की एंट्री बनाऊँ आप लोगों के लिए आगे की, तो आपने कहा ओपनिंग है 443250, इंटरेस्ट होगा, कैश होगा और क्लोजिंग होगा, ऐसा ही है। अच्छा, अब क्योंकि है ये अमोटाइज कॉस्ट के ऊपर और इसके ऊपर कोई भी पेमेंट नहीं है, तो मैं सिंपल ये करूँगा कि मैं इसके ऊपर IRR लगाऊंगा, उसको ग्रो करवाऊँगा। अच्छा, अब इसमें ये जो IRR दिया गया ये वाला, ये ऑलरेडी सेमी एनुअली है, ये ऑलरेडी सेमी एनुअली है। ये लिख के देना चाहिए, नहीं लिखा हुआ, मैं इसको सही भी कर दूंगा, बट ये सेमी एनुअली, यानी इसको आपने हाफ नहीं करना। अदरवाइज अगर ये एनुअली होता तो आप इसको हाफ करते, तो 6-6 महीने में बुक करते। 6-6 महीने की आप पंचायत कर क्यों दें, क्योंकि साल के बीच में इशू हुआ है ना, इसका कॉन्ट्रैक्ट का टेन्योर तो अगले साल के 6 महीने में ख़त्म होगा, तो इसलिए कह रहा हूँ। तो अगेन खैर, ये अगर इट्स सेल्फ सेमी एनुअली है, तो मैं इसके ऊपर जो आंसर बुक करूँगा मल्टीप्लाई करके, वो अलग जो IRR है वो आ जाएगा 12683। ये कैश कुछ भी नहीं आएगा, 443250 प्लस 12683, हमने कहा ये आ गया क्लोजिंग हमारे पास 455933 एंड सो ऑन। अब इसको आप अगली बार रखेंगे, अगले साल के 2 हिस्से बनेंगे 2022 के, जनवरी से जून, जुलाई से दिसंबर, तो ये ऐसे चलता रहेगा। अगेन इसको आप हाफ नहीं करना, क्योंकि ये IRR आपको हाफ ईयरली ही दिया हुआ है, ये वाला ये लिख भी दिया है मैंने क्लैरिटी के लिए। अच्छा भाई, अब तो हमने कहा भाई 2.8612 खाली इसको लिख देते हैं, और ये ऐसे 6-6 महीने में बुक होते 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 आखिर में पहुंच जाएगा किस अमाउंट के ऊपर, ज़रा ये भी लिख देता हूँ ताकि आप इसको आगे कैरी कर लें। आपने उसको कहा है कि मैं आपको रिडीम करूँगा प्रीमियम पे, मैं आपको रिडीम करूँगा प्रीमियम पे, ये रहा 5 रुपये के प्रीमियम पे, ये लिखा हुआ है ना रिडीमेबल, जबकि इशू कितने पे हुआ, डिस्काउंट पे, तो आपने फ़ायदा दिया ना उसको। तो आप टेक्निकली जब इस शेड्यूल को कंप्लीट करेंगे, तो ये टेक्निकली 105 इंटू 5000, 105 इंटू 5000, तो 5,25,000 पे जाके ये क्लोज़ होगा। बात समझ आती है मेरे बच्चों? तो दिस वाज ऑल अबाउट अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक अच्छा सिनेरियो था जिसको आपको अप्लाई करना था। मिलते हैं अगली क्लास में, जज़ाकल्लाह।